हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है शिक्षा यथार्थवाद का ऐतिहासिक विवरण दीजिए। गिव हिस्टोरिकल नरेशन ऑफ रियलिज्म इन एजुकेशन। यहाँ पर हम इसके शिक्षा में यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवादी आंदोलन सैद्धांतिक और शाब्दिक शिक्षा के विरोध में उत्पन्न हुआ। यद्यपि अति प्राचीन काल से शिक्षा शास्त्री शिक्षा की प्रक्रिया को बालक के चारों ओर के परिवेश से संबंधित की बात करते हैं। सभी कहते हैं कि बालक के चारों ओर का परिवेश ऐसा हो कि वह शिक्षा ग्रहण कर सके, किंतु समय समय पर इस बात को सत्य को भूलकर शिक्षा की सैद्धांतिक और शाब्दिक बनती रही है। जब जब ऐसा हुआ तब यथार्थवाद के रूप में उसकी प्रक्रिया दिखाई पड़ी। यथार्थवाद के जन्म के मूल में प्राचीन और मध्यकालीन आदर्शों की अनुपयोगिता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, ये दो कारण थे। 16वीं शताब्दी तक लोग यह अनुभव करने लगे थे कि प्राचीन आदर्शों से मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। उस प्राचीन काल में क्या था, सिर्फ आदर्श ही सिखाए जाते थे, और आज के काल के अनुसार ये देखा गया कि सिर्फ प्राचीन काल में जो आदर्श सिखाए जाते थे वो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा नहीं करता। मध्य युग के मठवाद और द्विधवाद के विचारों की प्रतिक्रिया के रूप में पुनरुत्थान काल में यूरोप में नए विचारों की बाढ़ से आ गई और अब मानव जाति का लक्ष्य मानवतावाद के गुणों का विकास करना माना जाने लगा। इसके लिए ग्रीक और लैटिन भाषा साहित्य का अध्ययन आवश्यक माना जाने लगा। जबकि मानवता और किस तरह के गुणों का विकास करना जरूरी हो गया मानव के लिए, तो ग्रीक और लैटिन भाषा साहित्य का अध्ययन आवश्यक मानने लगे। पुनरुत्थान काल के बाद मानवतावाद का जन्म हुआ और मानव जाति की उन्नति के लिए योगदान के कारण यूनानी और रोमन साहित्य मानवतावादी साहित्य कहे जाने लगे। जो यूनानी और रोमन साहित्य था उसको क्या क्या कहने लगे, मानवतावादी साहित्य। इस साहित्य के पक्षपाती विचारक मानवतावादी कहलाए और उनके शिक्षा संबंधी विचारों को मानवतावादी शिक्षा का नाम दिया गया। किंतु शीघ्र ही अनुभव किया जाने लगा कि यूनानी और रोमन साहित्य के अध्ययन से लेखन शैली और व्याकरण की शिक्षा के अलावा अन्य कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। शीघ्र ही रोमन साहित्य से और यूनानी साहित्य से ये महसूस होने लगा कि सिर्फ लिखना और व्याकरण दो चीज़ें इससे प्राप्त हो रही है और ज़्यादा इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। सिसरो को लेखन शैली शिक्षा का लक्ष्य बन जाने के बाद मानवतावाद सिसरोवाद में परिवर्तित हो गया था। मृत भाषा और पुस्तकीय ज्ञान पर जोर देने से शिक्षा वास्तविक जीवन से दूर हट गई थी, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान ही सिर्फ रह गया था, इसलिए वास्तविक जीवन से वो दूर हट गई थी। विद्यालयों का वातावरण विद्यालय के बाहर जीवन के लिए भिन्न था। मानवतावादी युग के पश्चात सुधार काल आया, किंतु यह भी कुछ निश्चित विचारों और नियमों के प्रतिपादन तक ही सीमित था। इससे बुद्धि और विवेक में विश्वास बढ़ा और स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन मिला, जिससे मनुष्य सब कहीं यथार्थ की खोज में लग गया। अस्तु विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ और कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, हार्वेज और बेकन आदि की खोजों ने ज्ञान के क्षेत्रों में क्रांति उत्पन्न की। एकदम से इतने साइंटिस्ट सामने आए, सबने अलग अलग खोज की और सबको लगने लगा कि जो हम चीज़ आज तक सोचते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, वो चीज़ इतनी सत्य नहीं है जितने कि कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन और बेकन जिन्होंने जो सिद्धांत हमें दिए हैं। इस प्रकार विज्ञान की प्रगति और यथार्थ की खोज की प्रवृत्ति के कारण यथार्थवाद का जन्म हुआ। तो इतने साइंटिस्ट के इतने सारे सिद्धांत सामने आए, जिससे क्या हुआ कि यथार्थवाद का जन्म हुआ। यह 17वीं शताब्दी की बात थी। इस यथार्थवाद के लक्षण बतलाए। यथार्थवादियों के अनुसार बालक की शिक्षा व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे वह बड़ा होकर सुख से जीवन व्यतीत कर सके। शिक्षा के आदत चाहे कितने भी ऊंचे क्यों न हो, उसका एकमात्र लक्ष्य बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना है। वास्तविक जीवन की तैयारी ही शिक्षा की सफलता की कसौटी। वास्तविक जीवन में व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या जीविकोपार्जन की समस्या होती है, इसलिए शिक्षा व्यक्ति को जीविकोपार्जन योग्य बनाने का आयोजन करना चाहिए। इसके लिए यथार्थवादी शिक्षा व्यवस्था के साहित्यिक और कलात्मक शिक्षा की तुलना में वैज्ञानिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया। इसमें बालक की शिक्षा वास्तविक जीवन में समन्वय करने का प्रयास किया गया है। जब वैज्ञानिक शिक्षा को महत्व दिया गया तो क्या वास्तविक जीवन में समन्वय करने का, एक तालमेल बिठाने का इसमें प्रयास किया। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें गुण उत्पन्न हो, जिनकी विद्यालय बालक को विद्यालय से बाहर जिनकी आवश्यकता हो। प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा पुस्तकीय और मानसिक थी। कैसी थी प्राचीन शिक्षा? तो वो थी पुस्तकीय और मानसिक थी, कि मतलब पुस्तक रटा दी जाती थी और मानसिक रूप से उस पर जोर दिया जाता था।
यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा का सबसे पहला कार्य मनुष्य को विवेक, बुद्धि, निर्णय की शक्ति उत्पन्न करना है। शिक्षा का कार्य क्या है कि बालक में विवेक हो, बुद्धि हो और निर्णय क्षमता हो, जिससे वह अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझा सके। इसलिए यथार्थवादी शिक्षा की प्रविधियों को अधिक से अधिक अनुभवात्मक बनाने की सलाह देते हैं। यथार्थवादी शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा के द्वारा शिक्षा उचित मानी जाती है। यात्रा, प्रदर्शन, प्रयोग आदि के द्वारा शिक्षा को यथार्थ जीवन के निकट लाने का प्रयास किया। यथार्थ जीवन के किसी यात्रा करके देखो, स्वयं अनुभव करो, महसूस करो उसको, ठीक है। और प्रदर्शन द्वारा आपने यानी करके दिखाओ, अपने इसमें प्रयोग करके देखो, इसके द्वारा यथार्थ जीवन से उसे जोड़ा गया। उसका उद्देश्य केवल स्मरण शक्ति का विकास नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में बुद्धि का प्रयोग करना है। इस प्रकार यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रत्येक देश काल में विद्यालयों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए। आगे चलते हैं हम यथार्थवाद शिक्षा दर्शन के प्रकार। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हैं: मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद और ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं मानवतावादी यथार्थवाद। जैसा पीछे बतलाया जा चुका है, मानवतावादी यथार्थवाद का शिक्षा यथार्थ और मानवीय होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? यथार्थ पे हो, यानी फैक्ट पे, तथ्य पे, सत्य पे आधारित हो, और मानवीय भी हो, क्योंकि उसमें मानवीय गुण भी हो, दूसरों के लिए सहायक हो। ये वैचारिक शिक्षा का उद्देश्य बालक के वयस्क जीवन को सुखी बनाना मानते हैं। इन्होंने प्राचीन यूनानी और लैटिन भाषा तथा उनके साहित्य के अध्ययन पर जोर दिया, और उनका विचार था कि साहित्यों में समस्त ज्ञान उपलब्ध है और उसको प्राप्त करके बालक का जीवन सफल होगा। मानवतावादियों के अनुसार इन साहित्यों में जीवन की प्रत्येक समस्या का हल उपलब्ध है। जो मानवतावादी जो विचारक थे, उन्होंने कहा कि मानवतावादी शिक्षा देकर हम बालक को सब जीवन की प्रत्येक समस्या का हल उसे बता सकते हैं। इस प्रकार इसका ज्ञान जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। अस्तु इनका शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मानवतावादी यथार्थवाद को मानने वाले शिक्षक सिसरो की लेखनी का विकास करने पर जोर देते हैं। ये क्रमश भूल गए कि यथार्थवादी अध्ययन उपयोगी होना चाहिए, इसलिए उनकी शिक्षा भी वास्तविक जीवन से दूर हो गई। मानवतावादी यथार्थवाद 3 विचारक प्रतिनिधि माने जाते हैं। पहले हैं इरेस्मस। इनका जीवन काल 1446 से 1536 था। ये 16वीं शताब्दी का इंग्लैंड का उच्च कोटि का शिक्षा शास्त्री था। कौन सा? 16वीं शताब्दी का उच्च कोटि का शिक्षा शास्त्री। इसके विचारों का संसार भर में स्वागत हुआ। 2 पुस्तकें लिखी, सिस्टम ऑफ स्टडीज और सिसरोनियनिस, जिनसे इनके विचारों का पता लगता है। इनकी पुस्तकों में बालकों की शिक्षा को शाब्दिक ज्ञान और वस्तुओं के ज्ञान पर विभाजित किया है तथा दूसरे को पहले से अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। इसने बाहरी शैली पर अधिक जोर देने वाले को आलोचना की और शाब्दिक ज्ञान की तुलना में वस्तुगत ज्ञान को महत्व दिया है। दूसरे साइंटिस्ट थे रेबेल। फ्रेंच विद्वान रेबले का जीवन काल 1483 से 1553 था और इसने प्राचीन सैद्धांतिक शाब्दिक शिक्षा की आलोचना की। उसके स्थान पर सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, धार्मिक शिक्षा पर इसने जोर दिया। 2 पुस्तकें लिखी, लाइफ ऑफ गॉरगंटुआ और हेरोइक डीड्स ऑफ पेंटेग्रुअल, जिनको पढ़ने से इनकी शिक्षा संबंधी विचारों का पता चलता है। उसका कहना था कि बालकों को विद्यालय में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे आगे चलकर समाज में अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझा सके। ये बालकों को रटाने की विधि से शिक्षा के देने के विरुद्ध था। इसने पाठ्यक्रम में ऐसे विषय निकाल देने का सुझाव दिया जो रटकर याद किए जाते हैं। ये मतलब व्याकरण और तर्कशास्त्र। ये क्या व्याकरण को रटना पड़ता है, तर्कशास्त्र को रटना पड़ता है, तो कहते हैं बालक को रटन विद्या नहीं चाहिए, उसे समझाया जाए। इसके स्थान पर रोचक विषयों को उसमें स्थान दें। तीसरे नंबर पे आते हैं मिल्टन। इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि मिल्टन जीवन काल 1608 से 1674। शिक्षा संबंधी विचार ट्रैक्टेट्स ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक में मिलते हैं। यह उदार शिक्षा का पक्षपाती था। अपनी शिक्षा संबंधी धारणा को व्यक्त करते हुए मिल्टन ने लिखा है कि अस्तु मैं उस शिक्षा को पूर्ण और उदार करता हूँ जो मनुष्य को निजी, सार्वजनिक, युद्ध और शांति में सभी प्रकार के कार्यों में न्यायपूर्वक, कुशलता से और उदारतापूर्वक के योग्य बनाती है। इनका कहना था कि मनुष्य हर कंडीशन में, निजी, सार्वजनिक, युद्ध और शांति, सभी में वो कैसा रहे, न्यायपूर्वक रहे, कुशल रहे और उदारपूर्वक रहे।
ऐसा उसे बनाना चाहिए, वही शिक्षा सफल है। धार्मिक व्यक्ति होने के कारण मिल्टन ने धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया। उसने 12 से 21 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया। पहला वर्ष तो लैटिन, व्याकरण, गणित और ज्यामिति का ज्ञान दो। अगले 4 वर्षों में कृषि, भौतिक शास्त्र, शिल्पकला, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और तर्कशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। शेष वर्षों में बाइबिल, हिंदू, यूनानी, रोमन, सेक्सन, संविधान का अध्ययन, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, तर्कशास्त्र और पद्य का अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उपरोक्त विषयों के अध्ययन के लिए मिल्टन ने यूनानी और लैटिन पुस्तकों का उल्लेख किया और शाब्दिक शिक्षा के ये विरुद्ध था। बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान कराना चाहता था और उसको बालकों के शारीरिक विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि बालक प्रत्यक्ष अनुभव से हर एक चीज़ को देखे, समझे और उसका शरीर भी और शारीरिक और मानसिक रूप से वो मजबूत रहे। बालकों को यात्रा करने, भ्रमण करने की सुविधाएं दी जानी चाहिए, क्योंकि उससे नाना प्रकार की वस्तु का निरीक्षण का उसके अवसर मिलता है, अनुभव में वृद्धि होती है, इसका दृष्टिकोण विशाल बनता है और मस्तिष्क में फालतू के विचार नहीं आते। मिल्टन सर्वसाधारण को शिक्षा देने का विरोधी था, क्योंकि उसका कहना था कि सबको शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं है, अस्तु वह केवल उच्च वर्ग को, बालक बालिकाओं को शिक्षा देना चाहता था। उसके इस विचार की आलोचना की गई। अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 2, सामाजिक यथार्थवाद पर। सामाजिक यथार्थवाद, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वह यथार्थवाद जो शिक्षा की प्रक्रिया में सामाजिक गुणों को विशेष महत्व देता है। नाम से ही पता चल रहा है सामाजिक यथार्थवाद। तो सामाजिक यथार्थवाद यानी कि जहाँ समाज को महत्व दिया गया हो। इसके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को सामाजिक व्यवहार में कुशलता प्राप्त करना है। अस्तु ये लोग पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं, क्योंकि इससे व्यवहारिक गुण नहीं आते। सही बात है, यदि पुस्तकीय ज्ञान पर भी बालक डिपेंड रहेगा तो सामाजिक जीवन में अपने कार्यकलाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुस्तक में ये सब लिखा हुआ ही नहीं होता है कि समाज में उसे किस तरह से उठना बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या क्या जीविकोपार्जन के लिए उसे क्या क्या करना है, सामाजिक आवश्यकताएं कैसे पूरी करनी है। ठीक है, बालकों को यूनानी, लैटिन भाषा और साहित्य रटाने से कोई लाभ नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य किताबी ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में भर देना नहीं है। बालक को यथासंभव देशाटन, यात्रा आदि के दौरान नवीन ज्ञान प्रदान करके अनुभव से सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि वो देशाटन करेगा, यात्राएं करेगा, तो उससे अनुभव करके उस चीज़ को सीखेगा। इन विचारकों ने रटने की विधि का विरोध किया। शिक्षा का लक्ष्य जीवन को सुखी और सफल बनाना है। ये तभी हो सकता है जबकि उसके द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। पाठ्यक्रम निर्धारित करने में सामाजिक यथार्थवादी अनेक ऐसे विषयों को सम्मिलित करते हैं जो पाठशाला से बाहर सिखाए जाते हैं। इतिहास, भूगोल, कानून, राजदूत विद्या, विज्ञान, गणित, घुड़सवारी, हथियार चलाना, नृत्य, व्यायाम आदि विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। सामाजिक यथार्थवादियों में मुख्य प्रतिनिधि विचारक जॉन लॉक और लॉर्ड माउंटेन है। यहाँ इनके विचार हम देखते हैं। लॉर्ड माउंटेन 16वीं शताब्दी के प्रमुख फ्रेंच शिक्षा शास्त्री लॉर्ड माउंटेन का जीवन काल 1533 से 1552 में था। इनके शिक्षा संबंधी विचार सिद्धांत इनकी 3 पुस्तकों में मिलते हैं: ऑफ पेडेंट्री, ऑफ द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ऑफ द अफेक्शन ऑफ फादर्स टू देयर चिल्ड्रन। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक में विवेक और बुद्धि उत्पन्न करना है। इन्होंने ज्ञान के लिए ज्ञान के सिद्धांत का खंडन किया और इस बात पर जोर दिया कि बिना समझे हुए कोई बात स्वीकार, जब तक बात समझ में नहीं आए उसके लिए मना कर दो। समझ में नहीं आई, जब बात समझ में आई तभी उसका अर्जन होगा। ये बालक का ऐसा व्यवहारिक ज्ञान देना चाहता है जिससे वह आगे चलकर सफल जीवन व्यतीत कर सके। ये विद्यालय में सब बालकों को एक साथ शिक्षा देने के स्थान पर उन्हें अलग अलग शिक्षा देने के पक्षपाती थे, क्योंकि उससे प्रत्येक बालक को उसकी व्यक्तिगत रुचि और शक्तियों के अनुसार शिक्षा दी जा सकती है। ये विचार कार्य रूप में परिणत करने में कितना ही अव्यावहारिक क्यों न हो, किंतु सिद्धांत की दृष्टि से भी सभी ये मानते हैं कि बालक की शिक्षा में उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की ओर अलग से विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा की पद्धति में उन्होंने अनुभव पर जोर दिया है और अन्य यथार्थवादियों के समान ये भी यात्रा और भ्रमण को विशेष स्थान देते हैं। इनका कहना था यात्रा स्वयं एक पुस्तक है जिससे हम सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं, सही बातों को जान सकते हैं। इन्होंने शिक्षा प्रणाली में दबाव, भय, हिंसा के द्वारा अनुशासित स्थापित करने का तीव्र विरोध किया है। मतलब बालक पे न तो दबाव डाला जाए, न उसे डराया जाए, न उसे पीटा जाए।
इनका कहना था कि बालक को सबसे पहले उसकी मातृभाषा सिखानी चाहिए, तब पड़ोसी भाषा, अंत में यूनानी और लैटिन भाषाओं का ज्ञान कराना चाहिए। वास्तविक अनुशासन आत्मानुशासन है, जो कि तभी स्थापित होता है जब बालकों में समाज के सामान्य नियमों के प्रति सम्मान उत्पन्न हो। दूसरे साइंटिस्ट थे जॉन लॉक। ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक का जीवन काल 1632 से 1703 माना जाता है। उसके शिक्षा संबंधी विचार उसकी पुस्तक सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन से ज्ञात होते हैं। लोक मानव मस्तिष्क को एक खाली पट्टी की टेबुला रोसा यानी कि खाली पट्टी जिसमें कुछ भी नहीं लिखा गया हो की तरह मानता है, जिस पर अनुभव के द्वारा विचार अंकित किए जाते हैं। मन विभिन्न शक्तियों की एक गठरी है और शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य बालकों का शारीरिक, नैतिक, मानसिक विकास है। मिल्टन की तरह ये भी शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के विरुद्ध था और केवल उच्च वर्ग के बालक बालिकाओं को शिक्षा देना चाहता था। इसने निजी अध्यापक द्वारा शिक्षा की प्रशंसा तक की, जिसका कहना था कि शिक्षा में पाठ्यक्रम से अधिक शिक्षण विधि का महत्व है। यह विधि अनुभव, निरीक्षण, भ्रमण पर आधारित होनी चाहिए। इन्होंने भी इस पर जोर दिया कि क्या हो कि बालक स्वयं अनुभव करके देखें, स्वयं अपनी आंखों से निरीक्षण करें और भ्रमण करें। बालक का नैतिक विकास उसके मानसिक अनुशासन पर आधारित है। शारीरिक दंड देने से उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए और शिक्षा को अधिक से अधिक रोचक बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में वे सभी विषय सम्मिलित होने चाहिए जो व्यवहारिक हो, जिनसे बालक को व्यक्तित्व विकसित हो सके और शिक्षा के द्वारा बालक में सदाचार, ज्ञान, ऊंचा चरित्र और सीखने की शक्ति का विकास होना चाहिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, सेंस रियलिज्म। यथार्थवाद के इस रूप में, जैसा कि हमें नाम से स्पष्ट है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया है और बालक को शब्दों से ज्ञान प्राप्त नहीं कराया जा सकता। उसकी आँख, नाक, जीवा, त्वचा, ज्ञानेंद्रिय और हाथ पैर सब कर्मेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के इस विचार को आजकल सभी शिक्षा शास्त्री स्वीकार करते हैं। इन लोगों ने यूनानी और लैटिन भाषा तथा साहित्य को रटने के द्वारा शिक्षा की तीव्र आलोचना की, क्योंकि उससे बालक को शब्द तो याद हो जाते हैं किंतु वे वस्तुएं अनुभव में नहीं आती जिनके वे नाम हैं। ठीक है, बच्चे क्या नाम रट लेते हैं, याद रख लेते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादियों ने ज्ञान को वस्तु के अनुभव के द्वारा पुष्ट बनाए जाने पर जोर दिया और इस काल में विज्ञान की विशेष प्रगति होने के कारण यथार्थवादी शिक्षा में विज्ञान को विशेष महत्व दिए, क्योंकि विज्ञान की काफ़ी प्रगति हो चुकी है आधुनिक काल में। तो तथ्य और सत्य पर आधारित शिक्षा पर और यथार्थ शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। कोपर्निकस, गैलीलियो, हार्वे, न्यूटन आदि के अन्वेषणों से शिक्षा शास्त्रियों के विचारों में व्यापक परिवर्तन हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में ग्रीक, लैटिन के स्थान पर विज्ञान पर अधिक जोर दिया जाने लगा। शिक्षा की प्रणाली में रटने की विधि के स्थान पर प्रकृति का निरीक्षण और बाह्य जगत से इंद्रिय संपर्क को अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। अस्तु ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादियों के अनुसार बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसकी प्रकृति के अधिक से अधिक संपर्क में आने का अवसर मिले। किसके संपर्क में आए? प्रकृति से अधिक संपर्क में आए और इंद्रियों के द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त हो। विद्यालय के पाठ्यक्रम में आगमन प्रणाली को निगमन प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण माना, क्योंकि वो बाल मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल थी। इसमें बालक को पहले वस्तु का अनुभव कराया जाता है, तब उसका ज्ञान दिया जाता है। शिक्षा के माध्यम से मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया। विचारकों ने शिक्षा को अधिक से अधिक उपयोगी और व्यवहारिक बनाने पर बल दिया और अध्यापक को बालक में विवेक शक्ति का विकास करना चाहिए। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के प्रभाव में शिक्षा मनोविज्ञान में विशेष विकास हुआ और इसके क्षेत्र में नए नए आविष्कारों का स्पष्ट हुआ। विद्यालय की कृत्रिम शिक्षा की तुलना में प्रकृतिवादी विचार को प्रोत्साहन मिला। विद्यालय की जो कृत्रिम शिक्षा थी, सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान थी और बनावटी वातावरण था, उससे मुक्ति मिली और प्रकृतिवादी ज्ञान विचार को प्रोत्साहन मिला। सबने उसका विचार का स्वागत किया और शिक्षा की प्रणाली बालक पर किताबों का बोझ लादना न होकर उसके मस्तिष्क का विकास बन गई। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद विशेषता 4 विद्वानों के विचारों में विकसित हुआ: मूलकास्टर, बेकन, रात्के और कोमेनियस। सबसे पहला है मूलकास्टर। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के प्रतिनिधि मूलकास्टर का जीवन काल 1530 से 1611 था। ये लगभग 37 वर्ष तक इंग्लैंड में विद्यालयों में प्रधानाध्यापक रूप में कार्य करता रहता था और इस प्रकार
इसका समस्त जीवन अध्यापन कार्य में ही बीता था। बालकों से उसका प्रत्यक्ष संबंध रहा था। मूल कास्टर के शिक्षा संबंधी विचारक उसकी पुस्तक एलिमेंट्रिक एंड पोजीशन में मालूम पड़ते हैं। कौन सी पुस्तक है? एलिमेंट्रिक और पोजीशन। शिक्षा के उद्देश्य के विषय में उसने लिखा कि शिक्षा और प्रशिक्षण का उद्देश्य बालक का शारीरिक मानसिक विकास है तथा उसकी प्रकृति को पूर्णता से सहायता प्रदान करना भी है। मतलब बालक का शारीरिक और मानसिक विकास हो, उसकी रुचि किस में हो, वो प्रकृति के कितने संपर्क में आए, इन बातों पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। मूल कास्टर ने प्रचलित शिक्षा प्रणाली की आलोचना की और बालक को शिक्षा में केंद्रीय स्थान प्रदान किया। मूल कास्टर ने क्या किया कि जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली थी, पुस्तकीय ज्ञान की, उसका विरोध किया और बालक को शिक्षा का केंद्रीय स्थान माना। और उसने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आधार पर जोर दिया। बालक को उसकी बुद्धि प्राकृतिक शक्तियों के अनुसार शिक्षा देना चाहता था। उसने बालकों के मस्तिष्क पर किताबों का बोझ ला देने की तीव्र आलोचना की और वो अध्ययन कला के लिए प्रशिक्षण अवश्य मानता था। उसने कहना था कि अध्यापन का प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति कुशल अध्यापक नहीं बन सकता, क्योंकि अध्यापक का कार्य बालक को उसकी मानसिक अवस्था के अनुसार शिक्षा देना है। प्रारंभिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में मूल कास्टर ने पढ़ने लिखने, संगीत और चित्रकला को सम्मिलित किया। इसने क्या किया कि पढ़ाई लिखाई भी हो, संगीत भी हो और चित्रकला भी हो। वह शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा पर जोर देता था कि बालक को किस में शिक्षा दी जाए? मातृभाषा में। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में उसने वैज्ञानिक विषय को सम्मिलित किया। जब बच्चा माध्यमिक स्तर तक आ जाए, उसका मानसिक स्तर थोड़ा बढ़ जाए, तब क्या होगा, उसको विज्ञान के विषय पढ़ाए जाने चाहिए ताकि शिक्षार्थी को अपने चारों ओर के जगत के यथार्थ का ज्ञान हो। मूल कास्टर के इन सब मनोवैज्ञानिक विचारों को बाद में शिक्षा दार्शनिकों ने मान्यता प्रदान की। दूसरे थे बेकन। इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक बेकन जीवन काल 1562 से 1623 था। 1562 से 1623। उसने 2 किताबें लिखी, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द न्यू एटलांटिस, जिनसे उसके शिक्षा संबंधी विचार स्पष्ट होते हैं। बेकन के अनुसार समस्त ज्ञान का लक्ष्य मनुष्य को प्रकृति पर शक्ति देना है। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति पर अधिकार करना माना गया। शिक्षा के द्वारा बालक को ऐसी शक्ति प्राप्त होनी चाहिए जिससे प्रकृति पर शासन कर सके। इसके लिए प्राकृतिक नियमों का पालन आवश्यक है। इन प्राकृतिक नियमों का ज्ञान शिक्षा के द्वारा दिया जाना चाहिए। अस्तु बेकन ने पाठ्यक्रम में भौतिक शास्त्र और प्रकृति से संबंधित अन्य प्राकृतिक विज्ञानों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। बेकन शिक्षा के द्वारा एक और व्यक्ति का विकास करना चाहता था, तो दूसरी ओर बालक को समाज के लिए उपयोगी बने चाहता था। व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो और समाज के लिए भी वो उपयोगी बने। उसने प्रचलित शिक्षा प्रणाली की आलोचना की क्योंकि उसने ग्रीक और लैटिन साहित्य के किताबी ज्ञान पर जोर दिया जाता था। उस समय क्या होता था कि लैटिन ग्रीक साहित्य पर जोर दिया जाता था, तो उसने उसकी आलोचना की, किंतु उसके व्यवहारिक कुशलता की प्रगति में कोई सहायता नहीं मिलती थी। बेकन ने शिक्षा की पद्धति में आगमन प्रणाली का सूत्रपात किया। इसका आधार वैज्ञानिक है। बेकन का क्या था? आधार वैज्ञानिक था। इससे अरस्तु का निगमन प्रणाली का महत्व कम हो गया। शिक्षा के पाठ्यक्रम में विज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया और बाद में साहित्य, दर्शन, धर्म को स्थान मिला। इस प्रकार बेकन ने शिक्षा संबंधी विचारों में विज्ञान और दर्शन का अभूतपूर्व सामंजस्य दिखलाई पड़ता है। साइंटिस्ट नंबर 3 थे रात्के। जर्मन दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री रात्के का जीवन काल 1571 से 1635 था। उसके शिक्षा संबंधी विचार उसके ग्रंथ मेथड नोवा से मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? मेथड नोवा। रात्के के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति के नियमों के अनुकूल व्यक्ति का विकास है। कैसे? वो चाहते कि जैसे प्रकृति के नियम है उसी के अनुकूल व्यक्ति का विकास हो। उसने प्रचलित शिक्षा प्रणाली की आलोचना की और एक नवीन शिक्षा पद्धति को जन्म दिया जिसको कोमेनियस ने मान्यता दी, और यह शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थी, इसलिए इसको आधुनिक शिक्षा शास्त्री महत्वपूर्ण मानते हैं। इस शिक्षा पद्धति में निम्न सिद्धांत पर जोर दिया गया: प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए, इंद्रियों के माध्यम से सीखिए, एक समय में एक ही कार्य कीजिए, प्रत्येक बात अनुभव के द्वारा सीखिए, ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए पाठ बार बार दोहराइए, पहले वस्तुओं और फिर शब्दों का ज्ञान कराइए, प्रत्येक बात को मातृभाषा के द्वारा बतलाइए, सभी वस्तुओं में एकरूपता देखिए, किसी भी प्रकार का दमन नहीं होना चाहिए, कोई भी ज्ञान रटकर प्राप्त नहीं करना चाहिए।
जैसा कि उपरोक्त सिद्धांतों को देखने से पता चलता है कि सभी को आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण मानते हैं और रात्के ने मातृभाषा कोई शिक्षा में महत्वपूर्ण माना है। यद्यपि धार्मिक शिक्षा के लिए हिब्रू, लैटिन और ग्रीक भाषाओं को भी महत्व दिया है। उसके अनुसार विज्ञान और कलाओं को शिक्षा मातृभाषा में द्वारा दी जानी चाहिए। वह सारे देश की एक भाषा, एक धर्म, एक शासन का पक्षपाती था। अनुशासन में शारीरिक दंड को अनुचित मानता था। बालक को अनुशासन के तौर पर दंड कभी नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्यार और सहानुभूति से उसे अनुशासित करना चाहिए। बालक को मानसिक शिक्षा के साथ साथ उसे शारीरिक विकास के लिए खेलकूद व्यायाम को भी इसने महत्वपूर्ण माना। चौथे नंबर पे जो साइंटिस्ट आते हैं वो तो है कमेनियस। मोराविया के निवासी कोमेनियस का जीवनकाल 1552 से 1671 माना जाता है। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादियों में कोमेनियस सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उसने इस बात पर जोर दिया कि केवल धनिक अथवा शक्तिशाली लोगों की संतान ही नहीं बल्कि सभी बालक बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार जहाँ तक शिक्षा प्रसार का प्रश्न है, धनी निर्धन, नगरीय ग्रामीण, लड़के लड़की आदि कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कोमेनियस सार्वभौम शिक्षा का समर्थक था। उसने प्रचलित किताबी शिक्षा की आलोचना की और बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा पर देने पर जोर दिया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सब कोमेनियस के विचारों की छाप दिखलाई पड़ती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में से सभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सभी जाति धर्म के बच्चे, लड़का लड़की सभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो कोमेनियस की विचारधारा इसमें दिखाई देती है। कोमेनियस के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालकों को ज्ञानी, भला, ईश्वर भक्त बनाना था। उसकी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सफल बनाना, उसमें नैतिक धार्मिक भावना का विकास करना था। कोमेनियस ने शिक्षा काल को 4 भागों में बांटा: मातृ विद्यालय, वर्नाकुलर स्कूल, लैटिन विद्यालय और विश्वविद्यालय। इन चारों वर्गों के विद्यालयों के लिए उसने अलग अलग पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की। शिक्षण विधि में उसका सिद्धांत प्रकृति का अनुसरण करना था। उसने शिक्षा की विधि को स्वाभाविक बनाने पर जोर दिया। जिस प्रकार प्रकृति के राज्य में सभी कामों के लिए समय निश्चित होता है, उसी तरह विद्यालय में विभिन्न कार्यों का समय निश्चित होना चाहिए। शिक्षार्थी ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और साक्षात्कार के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें उसके अपने अनुभव का विशेष महत्व है। कोमेनियस की अध्यापन विधि 9 नियमों का पालन आवश्यक था। जो कुछ पढ़ना हो उसे स्पष्ट और सीधे तरीके से बतलाएं। जो कुछ पढ़ाया जाए उसकी दैनिक जीवन में उपयोगिता होनी चाहिए और उसका व्यवहारिक महत्व होना चाहिए। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाना चाहिए जो बालक के काम की ना हो, बल्कि वो चीज़ पढ़ानी चाहिए जो दैनिक जीवन में उसका कोई उपयोग अवश्य हो। शिक्षा प्रणाली सरल सीधी होनी चाहिए। जो कुछ पढ़ाया जाए उसका प्रयोजन बतला दिया जाना चाहिए और सामान्य नियमों की व्याख्या की जानी चाहिए। सभी विषय उचित क्रम से पढ़ाए जाने चाहिए तथा एक समय में एक ही बात पढ़नी चाहिए। विषय के विभिन्न अंगों की शिक्षा क्रमानुसार देना चाहिए जिससे परस्पर में संबंध स्पष्ट हो। जब तक बालक विषय को समझ न ले तब तक उसे छोड़ना नहीं चाहिए। विषय के अंगों और वस्तुओं के भेद को भली प्रकार समझाया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली के उपरोक्त 9 नियमों के अतिरिक्त कोमेनियस के पाठ्य सामग्री क्रिया द्वारा शिक्षा और अभ्यास को विशेष महत्वपूर्ण माना है। उसका कहना था कि धार्मिक और नैतिक विकास के लिए शिक्षा को कथन से नहीं बल्कि आदर्श उपस्थित करके शिक्षा देनी चाहिए। तो अध्यापक ऐसा हो कि स्वयं में एक आदर्श उपस्थित करे, सत्य हो, न्यायशील हो, अच्छा वक्ता हो, अच्छा व्यवहारिक हो, सहानुभूति, दया रखता हो। बालक को सबसे पहले अपनी मातृभाषा सिखानी चाहिए और तब अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। बालक के ज्ञान को क्रमबद्ध रखने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक कक्षा की शिक्षा अगली कक्षा की शिक्षा में सम्मिलित हो। कोमेनियस प्राइवेट ट्यूटर द्वारा शिक्षा के विरुद्ध था। अनुशासन स्थापित करना, उसे शारीरिक दंड का विरोध किया। उसने बालक को शिक्षा के प्रति क्योंकि बालक को दंड मिलेगा तो शिक्षा के प्रति अरुचि उसमें हो जाएगी। जैसा कि बताया जा चुका है, कोमेनियस शिक्षा सिद्धांतों को आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों ने व्यापक मान्यता प्रदान की। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा पद्धति, शिक्षा में समन्वय, शिक्षा संगठन, नवीन पाठ्य पुस्तकों को विशेष महत्वपूर्ण माना और शिक्षा का सार्वभौम बनाने के लिए उसका विचार आजकल सभी इसे मानते हैं। उसके विचारों का प्रभाव रूसो, पेस्टालॉजी, हार्बर्ट आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के विचारों में दिखलाई पड़ता है। इसलिए कोमेनियस को आधुनिक शिक्षा का पिता माना जाता है। यथार्थवादियों के प्रयत्नों से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवीन विचारधाराएं उत्पन्न हुई और विद्यालय में शिक्षा को अधिक व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जाने लगा।
सब कहीं मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। विद्यालय में धार्मिक शिक्षा भी दी जाने लगी और यूरोप के अनेक देशों में विद्यालयों का नए रूप में संगठन किया गया और अनेक नवीन विषय पढ़ाए जाने लगे। अनुशासन में शारीरिक दंड लगभग समाप्त हो गया। इस प्रकार यथार्थवादी विचारों ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिली होगी। आगे और क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।